हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और एबीपी न्यूज लगातार हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहा है। लेकिन यह मुहिम सिर्फ हाथरस तक सीमित नहीं है। देश की हर बेटी के साथ एबीपी न्यूज खड़ा है और इसलिए बात छत्तीसगढ़ की भी होगी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेप हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी चुप है। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। एबीपी न्यूज का सवाल है कि राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस की बेटी के लिए तो आवाज उठाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर वो चुप क्यों रहते हैं? क्यों आखिर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि राजनेता जो है उनका अप्रोच बड़ा सिलेक्टिव दिखाई देता है? जब इस तरह की कोई घटना उत्तर प्रदेश में होती है तो वो वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब अपनी सरकार वाले राज्य में होती है तो वहां की बात तक नहीं करते हैं। यूपी के हाथरस में 14 सितंबर को रेप हुआ, उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन इस पर सियासत भी पूरे उफान पर है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 29 सितंबर को रेप हुआ, लेकिन उसके लिए कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। वहां भी एक देश की 14 साल की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, फिर उसकी गला दबाकर मारने की कोशिश हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसमें जिस तरह की बयानबाजी हुई छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, वो बेहद शर्मनाक थी। मंत्री शिव डहरिया ने उसकी तुलना हाथरस की घटना से करते हुए यह तक कह दिया कि बलरामपुर में हुआ रेप हाथरस वाले रेप के सामने बहुत छोटा है। देखिए, और इसलिए हमारा सवाल है कि रेप पर सिलेक्टिव अप्रोच क्यों अपनाया जा रहा है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आपको यह साफ हो जाएगा कि रेप पर किस तरह चुनिंदा सियासत हो रही है। यूपी के हाथरस में रेप हुआ, राहुल और प्रियंका गांधी सड़क पर उतर गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेप हुआ, बीजेपी ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के 12 में रेप हुआ, बीजेपी ने वहां भी प्रदर्शन किया। लेकिन ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सिलेक्टिव है, यानी जिस जगह जिस पार्टी की सरकार है वहां पर रेप के खिलाफ उस पार्टी की तरफ से कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, कोई नेता नहीं बोल रहा। लेकिन जैसे ही बात दूसरे राज्य की होती है जहां किसी और पार्टी की सरकार है, वहां पर सब कूद पड़ते हैं। देखिए, जयपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में किस तरह से नेता विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए हैं। वहां पर कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के नेता सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से राजस्थान में रेप की घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर, लेकिन जब यही बात उत्तर प्रदेश की होती है तो वहां बीजेपी के नेता नजर नहीं आते, और यही बात जब राजस्थान की हम करें तो वहां कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तत्परता के साथ उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, हाथरस पहुंचते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, रोक दिया जाता है, दोबारा कोशिश करते हैं, फिर पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं, सांत्वना भी देते हैं परिवार को। क्या वही सांत्वना राजस्थान में जो पीड़ित हैं उनको नहीं चाहिए, या जो छत्तीसगढ़ में पीड़ित हैं उनको नहीं चाहिए? और देखिए, हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी और रणवीर जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता भी जुड़ गए हैं। और तनुश्री दत्ता, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, उसके बाद मैं अपने दोनों सहयोगियों के पास भी जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां पर राजनेता पहुंच जाते हैं, लेकिन वही राजनेता अपने राज्यों में जहां उनकी सरकार है वहां जाने से चूकते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, और एक बार जिक्र तक करने से बचते हैं उसका। ऐसा क्यों है? ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? तनुश्री, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? तनुश्री दत्ता को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से, और इस वक्त रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, मुझे एक बात बताइए, बड़ा सवाल यही है कि सिलेक्टिव अप्रोच क्यों पॉलिटिकल पार्टीज का? बीजेपी, वही बीजेपी जो छत्तीसगढ़ में विरोध कर रही है वो यूपी में नजर नहीं आती, वही कांग्रेस जो यूपी में कांग्रेस के सबसे आला नेता सड़क पर उतर जाते हैं वो छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आते, ऐसा क्यों? कुछ देर पहले आप एक बयान दिखा रहे थे आदर्श, और उसमें मंत्री जी कह रहे थे शिव डहरिया कि मैंने ऐसा नहीं बोला है। झूठ बोल रहे हैं मंत्री शिव डहरिया, डॉक्टर शिव डहरिया, आप झूठ बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज ने आपसे सवाल कल शाम को पूछा था, आप तोड़ मरोड़ कर अपने बयान को दोबारा पेश कर रहे हैं। और जहां तक सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं आदर्श साहब, छत्तीसगढ़ के एक से बढ़ के एक नेता हाथरस पर नजर बनाए हुए हैं, हाथरस पर ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार हों, यहां के विधायक हों, यहां के मंत्री हों, छत्तीसगढ़ में नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक ट्वीट नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला के साथ अनाचार होता है, एक ट्वीट नहीं होता है। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है बलात्कार जैसी घटना की, यही समाज को गंदा करती है। और ये बताता है, जिस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं आदर्श लगातार, कि किस तरह से ये अपनी अपनी पार्टी के, अब देखिए जैसे यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी विपक्ष में, बलरामपुर में 2 दिन से प्रदर्शन जारी है, ना केवल बलरामपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में
लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग भले ही चाहे सोनिया राहुल गांधी या तो प्रियंका गांधी हाथरस पहुंच रहे हो, दूसरे दिन जद्दोजहद करके पहुंच रहे हो, लेकिन यहां कोई मंत्री नहीं पहुंचा है आदर्श, यहां कोई विधायक नहीं पहुंचा है। कांग्रेस के नेता जो हैं वो अब एबीपी न्यूज ने जब सुबह से इस बात को मुद्दा बनाया कि शिव डहरिया आखिर क्यों रेप की घटना को तराजू से तौल रहे हैं और छोटा और बड़ा बता रहे हैं, तब जाकर कांग्रेस के कुछ स्थानीय इकाई के नेता अब पीड़िता के घर पहुंच रहे हैं और बीजेपी तो 2 दिन से डेरा डाले ही हुए ही। ये स्थिति तब है जब लगातार एबीपी न्यूज पर हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों। रणवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, सवाल बड़ा यही है, जिस तरह से ज्ञानेंद्र भी बता रहे थे कि वहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, यहां पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं? सबको लगता है कि पीड़ित तो पीड़ित है, वो चाहे यूपी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे राजस्थान का हो, सांत्वना की जरूरत है, उसको न्याय उसको मिलना चाहिए। देखिए, राजनीति में ये बिल्कुल नई बात नहीं है। अगर आपके यहाँ दंगा हो तो आपका दंगा छोटा होता है, आपके यहाँ बलात्कार हो तो आपका बलात्कार छोटा होता है। तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना कभी भी राजनीति की फितरत में नहीं रहा है। और इससे पहले भी कई बार ऐसे वाकये हुए जब हमने देखा है कि कहीं भी कोई घटना होती है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए ये मानना कि हाँ ये गलती हुई है और इस पर ठीक से कार्रवाई होगी। और किसी भी की भी सरकार हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति का एक बहुत पुराना सिलसिला है। और वही देखने को मिल रहा है कि जब प्रियंका गांधी दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर नहीं जाती हैं राजस्थान में, लेकिन वो यूपी आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री बयान देते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती है, उनके खिलाफ कुछ अभी तक एक्शन नहीं होने के बावजूद अब वो अपनी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। वहां पे बीजेपी के नेता जाके बैठे हुए पीड़िता के घर पर। तो ये एक कोई नई बात नहीं है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बलरामपुर या हाथरस की बात करें तो यहाँ पे घटना होने के बाद एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एक बहुत बड़ा प्रदेश है जो मायने रखता है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। यूपी में 2022 में चुनाव होने हैं, 1.5 साल के आसपास का वक्त बचा हुआ है। तो विपक्ष को कानून व्यवस्था को एक मुद्दा बनाना है। 2017 के चुनाव से पहले भी कानून व्यवस्था एक मुद्दा थी और उसको मुद्दा बनाना यही वजह है कि चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, सब कोई इसमें टारगेट कर रहा है सरकार को। लेकिन ये सवाल जो हम उठा रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी आखिर क्यों दूसरों पर आरोप लगाती है, अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती है, ये बेहद गंभीर है और राजनीतिक दलों को जवाब देना चाहिए। जी रणवीर, आप रहे हमारे साथ। ज्ञानेंद्र तिवारी लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, मुझे एक बात बताइए, सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि जब अब बात अपनी सरकार की आती है, जिस राज्य में अपनी सरकार है, खुद ही हम जज बन जाते हैं, खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं और ये बता देते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री जो है वो न्याय कर लेगा। लेकिन जैसे ही बात दूसरे राज्य की आती है, हम तब भी जज बन जाते हैं कि नहीं, वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, हमें जाकर करना पड़ेगा। ये स्थिति क्या भयावह नहीं है? ये इस तरह की घटनाओं को लेकर जो कहें संवेदना खत्म नहीं होती जा रही है नेताओं की या पॉलिटिकल पार्टीज की? आदर्श, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं बलरामपुर में हूं। मैं उस पीड़िता के घर पहुंचा हूं जहां की आवाज लगातार एबीपी न्यूज बुलंद कर रहा है। कल रात से मैंने सफर तय किया है रायपुर से और रात भर चलकर मैं बलरामपुर पहुंचा हूं, क्योंकि एबीपी न्यूज ने तय किया है देश के किसी कोने में अगर रेप, पीड़िता, बलात्कार किसी के साथ हो रहा है, उसके साथ एबीपी न्यूज खड़ा है। रही बात आपकी जो सिलेक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं आप, निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं कि शिव डहरिया छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मंत्री, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपने स्पष्टीकरण नहीं मांगा। मैं फिर कह रहा हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व के कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ की सुध नहीं ली। मैं फिर कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर इस तरह की बलात्कार के खिलाफ नहीं उतर रहे हैं। और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आदिवासी महिला के साथ लिफ्ट देने के बहाने में कोंडा गांव में 3 लोग अनाचार करते हैं, उस पर बात नहीं होती है। और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो लोग कांग्रेस के यहां छत्तीसगढ़ में बैठकर हाथरस का दर्द दिखा रहे हैं, वो राजस्थान और यहां के दर्द की बात नहीं कर रहे हैं। और बीजेपी के ऊपर भी सवाल वही एबीपी न्यूज का कि आप हाथरस पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एक मंत्री, निश्चित तौर पर उनका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन उनके बयान पर आप सड़कों पर उतर जाते हैं। लेकिन जब हाथरस में एक बच्ची को आधी रात को जला दिया जाता है, तब आपकी उंगली डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट के लिए ट्विटर हैंडल पर नहीं जाती है। तो सियासतदान लगातार सियासत कर रहे हैं आदर्श, और यही दुर्भाग्य हमारे देश का कि हर कोई रेप जैसे, बलात्कार जैसी घटनाओं पर भी राजनीति कर रहा है, उससे बाज नहीं आ रहा है। हर कोई अपने हिसाब से रेप जैसी घटनाओं को छोटी और बड़ी बताने में तुला है आदर्श।
जी, सब अपने जो पॉलिटिकल फायदा है ना, जो राजनीतिक फायदा है, उसके हिसाब से क्या सूट कर रहा है उसी तरह से बात करते हैं अपने अपने अलग अलग राज्यों में। और देखिए, नेताओं ने इसके पहले रेप पर किस किस तरह के बयान दिए हैं हमारे नेताओं ने, एक बार वो आपको सुनवाते हैं, वो जरूर सुनिए और फिर आगे बात करेंगे। देखिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था। लड़के लड़कियों में जब मतभेद हो जाते हैं तो लड़की कह देती है कि रेप किया गया, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव का बयान है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी नेता, सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की तो अपहरण हुआ, लक्ष्मण रेखा पार होगी तो सीता हरण होगा ही, क्योंकि इतने रावण घूम रहे हैं। किसी भी पार्टी की बात कर लें, अक्रॉस द पार्टी लाइन सबकी भाषा लगभग एक जैसी है। रेप जैसे मामलों पर संवेदना बिल्कुल नजर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। देखिए, दिग्विजय सिंह का बयान देख लीजिए। आज लोग भगवा कपड़े पहनकर चूरन बेच रहे हैं, भगवा कपड़े पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, बयान सुन लीजिए। मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के नेता है, मुख्यमंत्री हरियाणा के, एक साथ घूमते हैं, एक दिन अनबन हो गई, उस दिन उठाकर FIR करवा देते हैं कि इसने मुझसे रेप किया है। अब इस तरह के बयान अगर हमारे नेता देंगे तो सोचिए समाज में उसका क्या संदेश जा रहा है। और रेणुका चौधरी का बयान देख लीजिए। रेप तो चलते ही रहते हैं, कांग्रेस नेता, इन्होंने भी रेप पर अपनी जो बात रखी तो ये बात रखी कि रेप तो चलते ही रहते हैं। और तनुश्री दत्ता बॉलीवुड अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तनुश्री, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मेरा सीधा सवाल है, जब रेप को लेकर बात होती है, किसी एक राज्य में रेप होता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस सरकार पर निशाना साधने लगती है, दूसरे राज्य में रेप होता है तो कोई और पार्टी निशाना साधने लगती है, लेकिन अपने आप को कोई नहीं बोलता। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है निंदा करने का या सजा देने की मांग का, ये क्यों है और इससे किधर बढ़ रहे हैं हम, कैसे देख रही हैं आप इसको? मुझे लगता है कि हर चीज को, जो एक कोई क्राइम होता है इंडिया में, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हर चीज में पॉलिटिक्स और सत्ता को लिया जा रहा है। इंसानियत के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि किसी को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, किसी को विक्टिमाइज किया गया है, तो उसकी कहानी को सुने और उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, ना केवल कि आप सत्ता और राजनीति में उसको तो तनुश्री, आपका स्पीकर मुझे लग रहा है शायद वो ऑन है, जिसकी वजह से बहुत इको आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा उस स्पीकर को आप बंद कर दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आएंगे और फिर तनुश्री के पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस पर क्या राय रखती हैं। हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और सवाल यही कि राज्य बदलते ही नेताओं की सोच क्यों बदल जाती है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर। जैसी घटनाओं पर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्यों नेता इस तरह के बयान देते हैं? देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री तनुश्री दत्ता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनुश्री, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले रहा हूं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार को गले लगाते हैं, सांत्वना देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या ऐसी ही सांत्वना छत्तीसगढ़ में भी नहीं पीड़ित परिवार को देनी चाहिए, राजस्थान में भी नहीं देनी चाहिए, या कहीं पर भी हो और कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह की सांत्वना नहीं देनी चाहिए? उनको ताकत की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि आज हमारे देश में ये सारी घटनाएं जब होती है, औरतों के साथ शोषण, उत्पीड़न और ये सारी चीजों को पॉलिटिसाइज किया जाता है, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसका दायित्व लेना चाहिए, क्योंकि सत्ता और पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है सबकी। ठीक है, जो जिनका राज्य, जिस राज्य में जिनकी पार्टी है, अगर वो उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली उसमें पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। फिर जब उनके राज्य में कुछ होता है तो दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सत्ता और पॉलिटिक्स करना शुरू कर देती है। तो हम होता है तो दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी वहां पे सत्ता और पॉलिटिक्स करना शुरू कर देती है। तो हम आज भी एक नहीं समझ पा रहे हैं कि निर्भया गैंगरेप के बाद, हैदराबाद गैंगरेप के बाद, आज भी हमारे देश में हाथरस जैसी चीजें तो होनी नहीं चाहिए, हरकतें होनी नहीं चाहिए। निर्भया और कोई सूट नहीं हुई। आपको लगता है इस तरह की घटनाओं के लिए नेताओं का ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है या जिस तरह की बयानबाजी नेता करते रहे रेप को लेकर हमारे, वो भी जिम्मेदार है? उससे भी बढ़ावा मिल जाता है कई बार लोगों को, ये लगता है कि इस पे तो राजनीति हो जाएगी और कुछ होगा नहीं? हाँ, बिल्कुल, बिकॉज हमारे देश में अगर किसी के पास पॉलिटिकल पावर हो, पॉलिटिकल कनेक्शन हो, तो वो किसी भी क्राइम से बच बंद करवा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में निकल जाते हैं। अब बात बस रही है कि कौन से प्रदेश में कौन सा समय है और कौन सी पार्टी का बोलबाला चल रहा है, बस मैटर वही है। वरना साधारण इंसान, जो नॉर्मल इंसान है, जो औरतें हैं जिनके पास
ना पैसे का दम है ना पॉलिटिकल पावर का दम है उनकी तकलीफों को सुनने के लिए और उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए कोई भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली है आज के पार्टी 5 साल बाद कोई और आ जाएगी, 5 साल बाद कोई और आ जाएगी। जाहिर सी बात है तनुश्री, पार्टियां बदलती रहेंगी लेकिन ये हालात बिल्कुल बदलने चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, और हालात बदलने बहुत जरूरी है। हालात बदलेंगे तभी हमारी बच्चियां बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तनुश्री, पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बातचीत आगे भी हमारी लगातार जारी रहेगी और सवाल एबीपी न्यूज बार बार उठाता रहेगा कि सिलेक्टिव अप्रोच क्यों, एक राज्य में कुछ और दूसरे राज्य में कुछ और क्यों, ये सवाल नेताओं से भी हम पूछेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। हाथरस के डीएम अभी तक लापता है। जब से रेप पीड़िता के घर वाला उनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है तब से वो गायब है। शुक्रवार यानी 2 अक्टूबर को वो गाड़ी से भाग गए। शनिवार को डीएम का कोई पता नहीं चला, गायब रहे। रविवार को भी उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, लापता रहे। और आज देखिए, आज सोमवार है, अभी तक उनका कहीं कोई अता पता नहीं है। इस पूरे कांड में डीएम समेत ऐसे 4 काले चेहरे हैं जो एक बेबस बिलखते परिवार के असली गुनहगार हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डीएम है कहां? हमारी बेटी को बुला रहा है, कोई ऊपर राजी हो जाएगा। हमारी बेटी बुला रहा हम कांप जाएंगे, आप कांप जाएंगे, और वो जो दर्शक देख रहे हैं वो इस माँ की चीख पुकार प्रशासन नहीं कांपेगा। हाथरस कांड में प्रशासन के पाप के यही मुखिया हैं। क्या बोलकर ढांढस बंधा है इस परिवार को रोके का? क्या बोलकर? प्रतिमा, हमने बेटी नहीं खोई है, इन्होंने बेटी खोई है। हाथरस कांड का ये काला चेहरा नंबर 1 है। अब आपको क्या लगा, इंसाफ होगा? पता नहीं है करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? हुआ ऐसा? क्या पता सरकार हमारी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। सरकार पर विश्वास नहीं हो पा रहा। पीड़ित परिवार को इंसाफ की जगह धमकी देते हैं ये। जब डीएम आए थे तो क्या हुआ? डीएम ने बोले थे कि आपको अगर आपकी बहन अगर उस कोरोना से मर जाती तो आपको कोई मुआवजा मिलता। ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं हमसे कि अगर आपको हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देते, आपको जानते हो उसमें क्या क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, ऐसा जो बोल रहे थे वो। नाम है प्रवीण कुमार लक्ष्कार, जो जिले के डीएम हैं। हाथरस कांड में पाप की जो झड़ी लगी है उस कड़ी के सरगना जिले के डीएम प्रवीण कुमार ही है। इनके पास पूरे जिले की जिम्मेदारी है, लेकिन डीएम शुरुआत से ही इस मामले को रफा दफा करने में जुटे रहे। हाथरस गैंग रेप केस में डीएम कोरोना और मुआवजे के बोझ से परिवार की जुबान को बंद करवाना चाहते थे। आप लोगों का फोन जब्त किया गया, प्रेशर बनाया गया? जी हाँ, हमारे फोन ट्रेस पे लगा रखा है इन लोगों ने, और रिकॉर्ड भी कर रहा है। ये बात है। मीडिया से बात नहीं कर रहे? जी हाँ, बोले क्या कहते आप मीडिया से बात नहीं होगी, और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को परिवार से मिलने पहुंचे डीएम ने परिवार पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है। परिवार को तब मीडिया से दूर किया गया था, फोन छीन लिए गए थे। फिर भी पीड़िता की भाभी ने वीडियो जारी कर डीएम पर खुलेआम आरोप लगाया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने। परिवार आखिरी बार बेटी का चेहरा देखने की मांग करता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में उसे जला दिया गया। आपको ये यकीन ही नहीं है कि वो उस बच्ची मैं हम नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप भी नाम ना लें, क्योंकि कानून का हमें भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप ये मानती है कि वो बच्ची आपके परिवार की नहीं थी? मैम नहीं थी। चेहरे ही ना देखो तो हमें पता कहाँ है। को जब खबर मिली थी
जबकि डीएम प्रवीण कुमार ये दावा करते रहे कि परिवार की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया गया है। परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिजन थे और लगभग 2:45-3 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया गया, तो उनकी सहमति से हुआ है। और ये सभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस तरीके के, वो निराधार है। डीएम कैमरे पर भी नजर आए, लेकिन कैमरा देखकर जबान को जहमत नहीं दी। एबीपी न्यूज सवाल पूछता रहा और डीएम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, भाग गए। क्यों परिवार को आधी रात में क्यों पीड़ित का शव जलाया गया? सर, धार्मिक मान्यताओं को ताक पे रख करके आपने काम किया है। पीड़ित परिवार को आप धमका रहे हैं। सर, जवाब देके जाइए कम से कम। सर, आपसे बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, लगातार मीडिया से भाग रहे हैं। हमने 2 बार उनसे प्रश्न किया है, लेकिन डीएम ने जवाब नहीं दिया। पीड़िता के शव को प्रशासन ने रात के अंधेरे में जला दिया था। अगले दिन गांव पहुंचे डीएम से परिवार वालों ने सवाल किया तो डीएम गाड़ी से भाग खड़े हुए। पीड़िता की भाभी गाड़ी के पीछे दौड़ती रही। उठा उठा के कांटों में फेंक रहे हैं, या क्यों नहीं रुके? मेरी बच्ची की बॉडी दो। लाठी बजाई उन लोगों ने रात को। आप माहिल पैर पकड़ लिए, इनके पैर पकड़े, झोली पसारी। एक बार बेटी का चेहरा दिखा दो, एक बार भीख डाल दो इसको झोली में। हाथरस कांड में दूसरा काला चेहरा है हाथरस के एसपी विक्रांत वीर। इनकी सारी वीरता पीड़ित परिवार के खिलाफ ही दिखाई दी। पीड़िता के पूरे गांव पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया ताकि सच बाहर न आ सके, पीड़ित परिवार की आवाज दुनिया तक न पहुंच पाए। इसके लिए चप्पे चप्पे पर जैसे पुलिस की तैनाती कर दी गई। ऑर्डर 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 दीजिए। आपको बता दिया ना, आप ड्यूटी में जितनी बताया गया, आप उस ड्यूटी में हमें जहाँ बताया गया। ऑर्डर दीजिए सर, ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर आप लेके जाकर। मैं क्यों लेने जाऊंगी? आप बताइए। दुहाई उस ऑर्डर की आप दे रहे, मैं लेने जाऊंगी? हमारी ड्यूटी यहाँ से लगी है तो आप रहने दीजिए। अब मुझे ऑर्डर दिखा दीजिए। आपको बता दिया ना कि अब जब नहीं जाएंगे आप आगे। क्यों मना कर दिया? किसने बोला? अरे हम बता रहे ना, हमें ऊपर वाला कि कोई नहीं जाएगा उसमें। किस ऊपर वाले के प्रेशर में आप? लेकिन 27 घंटे बाद एबीपी न्यूज का संघर्ष रंग लाया और पुलिस को झुकना पड़ा। एबीपी न्यूज के पहुंचते ही परिवार ने पुलिस की सच्चाई बयान कर दी। कितने पुलिस वाले यहाँ पे तैनात किए थे इन्होंने, जो आज हटा दिए गए? कितने पुलिस वाले? पूरी छत पे थे, आंगन में थे, हाँ नीचे भी थे। रात से ये सब काम करते गए हैं, मगर इस चीज का पॉइंट नहीं पता चल रहा है ये हुए। एसआईटी की जांच में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है और पुलिस के मुखिया एसपी विक्रांत वीर की छुट्टी कर दी गई। अगला नाम प्रकाश है, लेकिन ये हाथरस कांड में तीसरा काला चेहरा है। एएसपी प्रकाश कुमार हाथरस केस में लगातार देश को गुमराह करते रहे हैं। प्रकाश कुमार का वो बयान सुनाते हैं आपको जिसमें वो दिन के उजाले में बुलंद आवाज में झूठ बोल रहे हैं कि मीडिया पे ये जो रोक लगाई गई है, ये एसआईटी जब तक यहाँ पर काम कर रही है, एसआईटी के काम करने तक ये रोक है। जिस समय एसआईटी कह देगी कि उसकी इंक्वायरी, गांव के अंदर की इंक्वायरी समाप्त हो चुकी है, एसआईटी हमें ये फ्री कर देगी, उनके वर्किंग में कोई हस्तक्षेप अभी न हो, इसलिए ये रोक लगाई गई है। एसआईटी अगर हमें कह देगी कि हमारा काम गांव के अंदर खत्म हो गया है, मीडिया को फ्री कर दिया जाएगा, जाने के लिए कह दिया जाएगा, हमें मीडिया को रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एएसपी साहब का ये पूरा बयान झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। जब एबीपी न्यूज पीड़ित परिवार तक पहुंचा तो सच सामने आ गया। यही हुआ कि कल बोल दिया था आप लोगों से कि यहाँ पे वो एसआई टीम बैठी है, पर यहाँ कोई नहीं था, यहाँ पे खाली पुलिस वाले थे। आप कह रही है कल यहाँ एसआईटी नहीं थी, यहाँ कोई एसआईटी नहीं, कल यहाँ कोई नहीं है। कल यहाँ पर एसआईटी थी? नहीं थी एसआईटी। यहाँ पे बोला था कि मीडिया इसलिए नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ एसआईटी बैठी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे कल वो एसआईटी बिल्कुल भी कोई भी नहीं। सुना आपने, जिस एसआईटी को बहाना बनाकर एबीपी न्यूज का रास्ता रोका गया, एएसपी का वो झूठ रेत की तरह बह गया। अब हंसता हुआ संवेदनहीन चेहरा जो आप देख रहे हैं, वही है हाथरस केस का चौथा काला चेहरा। नाम है प्रेम प्रकाश मीणा। ये हाथरस के एसडीएम हैं। देश की बेटी के साथ बर्बरता हुई, इंसाफ की मांग करते हुए परिवार का गला सूख गया और ये साहब उसी दहलीज पर खड़े होकर
मुस्कुराते रहे। एसडीएम से मुस्कुराहट पर सवाल किया गया तो चुप्पी साध ली। मीना जी का मौन कब तक रहेगा? मीना जी का मौन कब तक रहेगा? सर बताइए, कब तक मौन धारण करके रखेंगे आप? सर बताइए, सस्पेंशन लेटर्स आ गए हैं अधिकारियों के। आप बताइए, ये गाज किस किस पर गिरेगी? कोई खौफ है आपको भी? 5 पुलिस वालों का अब नाको टेस्ट होने वाला है, कोई खौफ आपको भी? जिनमें आप मुस्कुरा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, फोन पर बातचीत हो रही थी, अभी कोई फोन आया कि नहीं आया? हाथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें पूरा प्रशासन शामिल है। पुलिस प्रशासन ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। जो तत्परता मामले को दबाने और एबीपी न्यूज को रोकने में लगाई गई, अगर वैसी ही जागरूकता पहले दिखाई गई होती तो शायद देश की बेटी को इंसाफ मिल जाता। तो हाथरस के इन काले चेहरों को आपने देखा जिन्होंने पीड़ित परिवार के साथ जमकर अन्याय किया, लेकिन हमेशा की तरह एबीपी न्यूज पीड़ितों के साथ खड़ा है और लगातार आवाज उठाता रहेगा।